हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल नीम कैरियर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है, इस पे गत परीक्षाओं में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज चल रही है ना। तो इसी का भाग 2 हम लेके आए हैं। भाग 1 हो चुका है ना, राजस्थान के भूगोल के भौतिक प्रदेश के भाग 2। जैसा कि आपको पता है, इसमें पुराने क्वेश्चंस जो भी ओल्ड पेपर में आए वो हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो इससे आपको आइडिया लगेगा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमें किस लेवल की तैयारी करनी है ना। सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोटा बूंदी का जो क्षेत्र है राजस्थान में क्या कहलाता है। ऑप्शंस नंबर 1 जांगल प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, हाड़ौती या बांगड़। अब इसका जो आंसर हो जाएगा, कोटा बूंदी का जो एरिया है वो क्या कहलाता है, हाड़ौती प्रदेश कहलाता है ना। तो कोटा बूंदी या कोटा संभाग की हम बात करें तो वो किस भाग में आएगा, वो हाड़ौती प्रदेश में आ जाएगा। हाड़ौती प्रदेश या हाड़ौती का पठार, ठीक है, ये हो जाएगा, ध्यान रखें। अब इसमें भी अगर बात करें, इसके ऑप्शंस को हम देखें तो जांगल प्रदेश को हम, जांगल प्रदेश है जो बीकानेर के आसपास के क्षेत्र को कहते हैं। बीकानेर के आसपास के क्षेत्र को हम जांगल प्रदेश के नाम से जानते हैं। और शेखावटी प्रदेश वैसे पहले भी डिस्कस किया था। और शेखावटी प्रदेश की अगर बात करें तो इसमें जो जिले आते हैं चूरू, सीकर और झुंझुनू। चूरू एक, सीकर और एक हो जाएगा आपका झुंझुनू। कौन सा हो जाएगा, झुंझुनू हो जाएगा। मतलब शेखावटी प्रदेश में ये जिले आते हैं। हाड़ौती में जो कोटा संभाग है, कोटा, बूंदी और बारा, ये जिले आपके हाड़ौती प्रदेश में आ जाएंगे। और बांगड़ की अगर बात करें तो आपका हो जाएगा शेखावटी के बाद हम बांगड़ के नाम से भी जानते हैं। ओके, इसके बाद अगर क्वेश्चंस की बात करें तो हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश का नाम या किस नाम से जाना जाता है। तो वही हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बांगड़ प्रदेश, माही बेसिन, बनास बेसिन या हाड़ौती का पठार। जो पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था उसका आंसर क्या था, हाड़ौती का पठार। और इसका भी आंसर क्या होगा, हाड़ौती का पठार। उसमें जिले पूछे गए थे, कोटा और बूंदी का एरिया कौन सा भाग कहलाएगा। और इसमें पूछ लिया, दिशा पूछ ली गई कि दक्षिणी पूर्वी भाग राजस्थान का कौन सा भाग है या कौन सा भौगोलिक प्रदेश है। तो वो हो जाएगा आपका हाड़ौती का पठार हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो हो जाएगा आपका डांग लैंड किसका भाग है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, डांग लैंड, है ना। पहले तो समझे कि डांग क्षेत्र है क्या या डांग लैंड क्या होता है। डांग लैंड में डांग क्षेत्र भी पूछा जाता है। क्या होता है कि चंबल या चंबल नदी जहां बहती है, जो अवनालिका ही बना देती है, उसको तो बोल रहे हैं बीहड़। क्या बोल रहे हैं, बीहड़। उसी की उच्च भूमि, बीहड़ के उच्च भूमि या उच्च भाग को किस नाम से जानते हैं, डांग क्षेत्र के नाम से। इसके ऑप्शंस अगर हम देखें तो डांग लैंड किसका भाग है, तो वो हो जाएगा बोराट के पठार का भाग, आबू पर्वत, करौली का पठार, चित्तौड़गढ़। तो सीधा सा इसका आंसर होगा कि आपका करौली का पठार। मतलब धौलपुर और करौली का जो एरिया है वो डांग लैंड के अंतर्गत आता है, ध्यान रखें, ठीक है। अब इसमें भी बोराट के पठार की अगर हम बात करें, बोराट के पठार की अगर हम बात करें तो ये कहां मिलेगा और यह कहां पाया जाता है, तो वो हो जाएगा आपका उदयपुर से राजसमंद के मध्य, उदयपुर से राजसमंद के मध्य भाग में जो पठार स्थित है उसको हम बोराट के पठार के नाम से जान रहे हैं। अब बोराट के पठार, इसमें भी पूछा जा सकता है कि गोगुंदा गोगुंदा वे राजसमंद का एक जगह है कुंभलगढ़, है ना, कुंभलगढ़। गोगुंदा वे कुंभलगढ़ के मध्य, है ना, गोगुंदा का उदयपुर में, कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य बोराट का पठार है। आबू पर्वत सिरोही में है और चित्तौड़गढ़ दिया हुआ। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है। छप्पन का मैदान, बहुत बढ़िया सवाल है। बनास बेसिन, चंबल बेसिन, माही बेसिन और लूनी बेसिन। अब इसका जो आंसर होगा छप्पन का मैदान, वो आपका हो जाएगा माही बेसिन, है ना। अब किस बेस नदी अगर पूछी तो आपका आंसर क्या होगा, माही बेसिन। अगर इसमें जिले पूछ लिए जाते हैं तो जिले में बहुत सारा कंफ्यूज है। अधिकतर लोग इसका आंसर जो जिले में करते हैं वो डूंगरपुर बांसवाड़ा कर देते हैं, जो एकदम गलत है ना। अगर छप्पन का मैदान किन दो जिलों में है तो ध्यान रखना, दो जिले इसके हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे बांसवाड़ा, एक क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा,
और दूसरा कौन सा हो जाएगा, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ ये आंसर हो जाएगा कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में छप्पन का मैदान स्थित है। याद कैसे करेंगे, इसमें कंफ्यूज होता है, याद कैसे करेंगे, छप्पन है ना, छप्पन क्या है, और ये हो जाएगा आपका बीपी, है ना। अपनी बीपी कितनी हो गई, 56 हो गई, बीपी कितनी हो गई, 56 हो गई। इससे आप याद कर सकते हैं छप्पन का मैदान कहां पर है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में, ठीक है। ओके, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन में, ये जगह पूछ रहा है कि कौन सी नदी बेसिन में ये मालपुरा और करौली का मैदान है ना। वैसे इस एरिया में कौन सी नदी बहती है उसके आधार पर हम बता सकते हैं, है ना। देखो ऑप्शन हो जाएगा चंबल, लूनी, बनास और यमुना। अब सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आप अगर आपको नहीं भी आ रहा तो आप ऑप्शंस को देखें कि यमुना तो होगा ही नहीं, क्योंकि अपने राजस्थान में यमुना नदी नहीं बहती है। अब इसके बाद लूनी नदी का भी आइडिया लगा सकते हैं कि करौली एक पूर्वी जिला है और लूनी नदी अपने पश्चिम में बहती है, तो दो ऑप्शन तो कट गए। लेकिन ध्यान रखें इसका जो एग्जैक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बनास नदी, है ना। मालपुरा करौली का जो मैदान है वो बनास बेसिन में स्थित है, ध्यान रखना। कैसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे आपको कि मालपुरा से ले लेंगे माल, क्या है, माल ले लेंगे, माल, बनास से ले लेंगे बेचना, क्या ले लेंगे, बेचना, माल बेचना है, क्या बेचना हमें, माल बेचना, माल से हो जाएगा आपका मालपुरा, है ना। देखो करौली तो वैसे ही जिला है, याद रहता है, मालपुरा एक जगह का नाम दे देते हैं, तो मालपुरा कभी कभी सीधा ही पूछा जा सकता है मालपुरा का मैदान का है, तो माल बेचना है हमें, है ना। तो इसे हम रिलेट कर सकते हैं, बेचना से हो जाएगा बनास, बनास क्या हो जाएगा, बनास। तो मालपुरा करौली का मैदान जो मिलेगा हमें बनास नदी में मिलेगा। इसमें अधिकतर लोग चंबल कर देते हैं, चंबल नहीं होगा भाई, ध्यान रखें। प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है ना, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रतापगढ़ काठल में का मैदान है, पर बोराट का पठार, गोंडवाना लैंड या छप्पन का मैदान। प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है तो वो आपसे पूछा जा सकता है। अब इसमें देखो आंसर थोड़ा अलग भी हो सकता है, लेकिन इसका सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा, काठल का मैदान, है ना। यानी प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में जो नदी बहती है, कौन सी नदी बहती है, माही नदी, कौन सी नदी बहती है, माही नदी, है ना। अब माही नदी के जो हम मैदान को किस नाम से जान रहे हैं, काठल के नाम से, किस नाम से जान रहे हैं, काठल के नाम से। तो काठल का मैदान किस नदी से संबंधित हो जाएगा, आपका माही नदी से हो जाएगा, और किस जिले में हो जाएगा, प्रतापगढ़ में हो जाएगा। जैसे कि इसमें बताया मैंने बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मिक्स भाग को किस, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मिक्स भाग को हम किस नाम से जान रहे थे, है ना, छप्पन का मैदान के नाम से जान रहे थे। बोराट बता दिया, उदयपुर और राजमंद के मध्य वाला भाग हो जाएगा, है ना। अगर अब काठल क्षेत्र हो जाएगा तो काठल की गंगा किसे कहते हैं, काठल की गंगा की अगर बात करें तो वो हो जाएगा आपका माही नदी का, काठल की गंगा कहते हैं। और माही नदी के बेसिन या मैदान को प्रतापगढ़ में किस नाम से जानते हैं भाई, प्रतापगढ़ में काठल का मैदान के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है, यानी कि कौन सा पठार इनमें से है जो अरावली में स्थित नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान रखा है, थोड़ा सा भी ये चीजें पढ़ी है तो ये आराम से आप बता सकते हो। लसाड़िया का पठार, उड़िया का पठार, बघेलखंड का पठार या बोराट का पठार, है ना। तो सीधा सा आंसर हो जाएगा बघेलखंड का पठार। ये राजस्थान में स्थित नहीं है, ये कहां पर है, एमपी में स्थित है। किस जगह हो जाएगा, एमपी में हो जाएगा। अगर लसाड़िया की बात करें तो लसाड़िया का पठार कहां पर है ना, तो वो हो जाएगा आपका उदयपुर। किस जगह हो जाएगा, उदयपुर। अभी आपका और भी सवाल हो सकता है कि सर नए जिले के हिसाब से, तो नए जिले के हिसाब से भी सुन लो भाई, ये हो जाएगा आपका सलूम्बर। कौन सा हो जाएगा, सलूम्बर, है ना। तो पहले किस में आता था, उदयपुर में आता था। अब नए जिले के हिसाब से किस में आता है, सलूम्बर जिले में आता है, ध्यान रख लेना। जैसा पूछा जाए वैसा आंसर आपको देना है। और ये जेसमंद झील है, कौन सी झील है, जेसमंद झील है। जेसमंद झील के पूर्व में स्थित है, किस भाग में स्थित है, पूर्व में स्थित। ये भी पूछा जाता है कि जेसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठार है, तो लसाड़िया का पठार हो जाएगा। लसाड़िया का पठार कहाँ है, उदयपुर में, नए के हिसाब से सलूम्बर में। दोनों चीजें याद रखें, ठीक है। उड़िया का पठार कहां पर हो जाएगा, सिरोही में हो जाएगा। किस जगह हो जाएगा, सिरोही जिले में। उड़िया का पठार सिरोही जिले में हो जाएगा। अब
इसका एक आंसर ये क्वेश्चन ये भी बनता है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है भाई? तो वो हो जाएगा आपका ऊंचा, उड़िया का पठार। ऊंचा मतलब उड़, ऊंचा उड़, क्या है? ऊंचा उड़, उड़िया का पठार हो जाएगा। ये 1360 मीटर ऊंचा है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। बोराट के पठार की हमने बात कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है ना? किस जिले में सबसे अधिक ऊंचाई? पहले क्वेश्चन में डिस्कस हो गया है। तो सिरोही में, सिरोही में क्या है? अगर पठार की बात करें तो उड़िया का पठार, और चोटी की अगर बात करें तो कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर हो जाएगी, है ना? हमें ध्यान है, गुरु शिखर, गुरु शिखर, गुरु शिखर हो जाएगी। गुरु शिखर की अगर बात करें तो कितनी ऊंची है? 1722 मीटर, 1722 मीटर। और आप सबको कमेंट करके बताना है कि इसकी फिट में एक बार ऊंचाई पूछ ली गई, राजस्थान पुलिस का एग्जाम था, पेपर था, है ना? तो ध्यान रखिए, इसकी फिट में भी ऊंचाई पूछी जा सकती है, वो आपको कमेंट करके बताना है कितनी है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भानगढ़, बिलाली और सिरावास श्रेणियां कहां स्थित है? तो अगर इसकी बात करें तो भानगढ़, बिलाली, सिरावास की श्रेणियां पूछी गई है। अब इसमें देखो पोर्शंस पूछ लिए, अरावली के भाग पूछ लिए गए, किस भाग में, है ना? तो हो जाएगा उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली या पश्चिम अरावली। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका उत्तरी अरावली में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तरी अरावली में। भानगढ़, बिलाली, सिरावास ये चोटियां भी है। ये क्या है? चोटियां है। ये कहां पर स्थित है? अलवर में स्थित है ना? अलवर किस भाग में आता है? उत्तरी अरावली का भाग है, उत्तरी अरावली का भाग, ठीक है, अरावली का भाग। अब आपसे उत्तरी अरावली है तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है। क्या बताना आपको? उत्तरी अरावली का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है वो आपको कमेंट करके बताना है ना? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन समझे, स्टेटमेंट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं यहां से निकलते हैं, है ना? ये पूछा गया सवाल है, ये पूछ रहा है कि अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकती है। सही बात है, रोकती है। अरावली नहीं होती तो पूरा राजस्थान या ऑलमोस्ट उत्तरी राजस्थान पूरा रेगिस्तान हो जाता है ना? कहीं ना कहीं ये रोकती है, बैरियर का काम करती है, ठीक है। अब इसके बाद अगर बात करें, अरावली क्षेत्र खनिजों से समृद्ध है ना? राजस्थान में जो अधिकतर खनिज हमें मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे? अरावली में मिलेंगे। तांबा, सीसा, जस्ता, लोहे की अगर हम बात करें तो तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है, ये समझना है ना? और चौथा स्टेटमेंट, इस पर विचार करेंगे। चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम कहां से होता है? अरावली से होता है। सही बात है ये। अगर यहां पर कभी आपसे सभी नदियां पूछ ली जाए तो नहीं होगा, अनेक नदियों का मतलब ऑलमोस्ट जो नदियां हैं राजस्थान में वो कहां से निकलती है? वो अरावली से निकलती। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1, 2 और 4 सही होगा। अब इस स्टेटमेंट की हम चर्चा करते हैं। इसका अगर आंसर की हम बात करें 1, 2, 4 आपका दूसरा नंबर आंसर हो जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है कि अरावली में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता। राजस्थान में बात हो रही है तो राजस्थान में देखो, इस अगर हम बात करें तो ये इस टाइप से बात करें, अरावली इस टाइप से स्थित है। राजस्थान में क्या होता है, जो अरब सागरीय मानसून आता है इसके समानांतर निकल जाता है ना? और जो जितनी राजस्थान में वर्षा होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि इससे वर्षा ही नहीं होती, होती है, लेकिन कुछ एरिया में या दक्षिणी भाग या सिरोही भाग में होती है। जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है, इसलिए ये क्या करता है? प्रभावित नहीं है। इसका मतलब प्रभावित है। अरावली कहीं ना कहीं राजस्थान के वर्षा के वितरण को प्रभावित करती है, क्योंकि अगर इसकी दिशा इस टाइप से होती तो जितनी वर्षा होनी चाहिए उससे भी अधिक वर्षा होती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। अब ये हमें पता ये नहीं है तो तीसरा ऑप्शन हम काट सकते हैं हर जगह में से, और ये इसका आंसर जो हो जाएगा आपका दूसरा नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में हुआ? है ना? सीधा फैक्ट है ना? किस काल में हो जाएगा? प्री कैम्ब्रियन काल में हो जाएगा। याद कर लेना, हर एग्जाम में पूछा जाता है ना? कुछ फैक्ट है जो सीधे हमें याद करने हैं, इनका कोई औचित्य तो है नहीं, लेकिन सीधे रट के जाने हैं कि किस काल में हुआ है। किस काल में हुआ भाई? तो वो हो जाएगा आपका प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली किस प्लेट से अलग हुई? है ना? प्लेट क्या होती है ना? खाने की प्लेट नहीं, प्लेट क्या होती है? विश्व में कुछ अलग अलग प्लेट की अगर बात करें तो दृढ़ भूखंड, दृढ़ भूखंड की बात हो जाएगी, है ना?
तो विश्व में 7 प्लेट है, मेजर प्लेटें कितनी है? 7 प्लेट। तो ये पूछ रहा है कि अरावली किस प्लेट से अलग हुई। बहुत बढ़िया सवाल है ना, थोड़ा ज्योग्राफिकल या वर्ल्ड ज्योग्राफी टाइप क्वेश्चन हो गया। सोमाली प्लेट, सुंडा प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अरेबियन प्लेट। इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा यूरेशियन प्लेट हो जाएगी। थोड़ा सा दिमाग भी लगा सकते हैं, यूरेशियन, यूरोप और एशियन प्लेट है ना, यूरेशियन प्लेट हो जाएगी। देखो क्या हुआ, इंडियन जो प्लेट है, इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट से कौन सी प्लेट अलग हुई? यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। जब इंडियन प्लेट से यूरेशियन प्लेट अलग हुई तब किसका निर्माण हुआ? अरावली का निर्माण हुआ, ये बोलना चाह रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूरेशियन प्लेट हो जाएगा। ठीक है भाई। अनुप्रस्थ बालू का टिल्ले राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? मतलब कहने का मतलब ये है कि अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप है वो राजस्थान के किन किन जिलों में पाए जाते हैं। ऑप्शंस के आधार पर अगर बात करें तो बीकानेर गंगानगर, जोधपुर बाड़मेर, जालोर पाली और जोधपुर नागौर। तो ध्यान रखें, ये इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बीकानेर और गंगानगर में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप क्या होते हैं? है ना, पवनों के समकोण पर बनने वाले। किस पर? समकोण पर। ठीक है, ये शब्द आपको पकड़ना है कि पवनों के, जैसे पवन इस टाइप से आ रही है, इस टाइप से आ रही है ना, अपने साथ धूल मिट्टी टिल्ला ला रही है। अब इसके ऊपर आगे कोई बैरियर आ गया, अवरोध आ गया। क्या आ गया? अवरोध आ गया। तो इस जगह पर जो टिल्ला बनेगा या बालू का स्तूप शिफ्ट हो जाएगा, उसको हम किस नाम से जानेंगे? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के नाम से जानेंगे। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप हवा के समकोण पर बनता है अवरोध आने पर। ये कहाँ बनता है? बीकानेर और गंगानगर। बीकानेर के भी एक जगह है पुंगल, और गंगानगर के सूरतगढ़ में ये आपका बनेगा। ठीक है, और इसके पास में चूरू है, वहां पर भी कुछ भाग में मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिणी जड़ कहां से आरंभ होती है? पालनपुर से, आबू पर्वत से, अरब सागर से, या गोगुंदा से। कहने का मतलब ये क्या पूछा जा रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। अगर हमने राजस्थान से बाहर नहीं पढ़ा तो हम आंसर आपका क्या हो जाएगा? आबू पर्वत कर दोगे, लेकिन ये गलत होगा। ये पूछ रहा है सुदूर। सुदूर मतलब बहुत दूर, बहुत दूर। दक्षिणी भाग कौन सा है? तो वो हो जाएगा अरब सागर हो जाएगा। ध्यान रखें, जो अरावली का भाग है, अरावली का भाग है, अगर बात करें ये राजस्थान में अरावली स्थित है, तो ये अरावली अरब सागर में डूबी हुई है। क्या है? डूबी हुई है। मतलब अरब सागर में जो पहाड़ियां है वो भी अरावली का ही भाग माना जाता है, या अरावली को अरब सागर का ही भाग, अरब सागर में स्थित पहाड़ियों का भाग माना जाता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरब सागर। इसलिए हम अरब सागर को अरावली की जननी या पिता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये रेंज वहां से आ रही है, वो डूब गई और ये स्थल भाग पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अरावली किसका भाग हो जाएगा? अरब सागर। राजस्थान में आबू पर्वत से, और भारत में कहां से हो जाएगा? पालनपुर गुजरात से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरावली पर्वत का विस्तार, विस्तार की बात पूछी गई है ना। तो मध्य प्रदेश के सीहोर से दिल्ली तक, राजस्थान के उदयपुर से दिल्ली तक, गुजरात के से दिल्ली तक, ये थोड़ा गलत सही करो, गुजरात के पालनपुर से, कहां से? गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक, या उत्तर प्रदेश से आगरा। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि राजस्थान में अरावली कहां से, या भारत में कहां से कहां तक फैली हुई है, तो वो कहां से कहां तक हो जाएगी? एक पॉइंट आता है पालनपुर। कौन सा? पालनपुर हो जाएगा। पालनपुर की बात करें तो कहां है? गुजरात। ठीक है, गुजरात में। और यहाँ एक जगह है दिल्ली, दिल्ली में, दिल्ली है ना। दिल्ली में अगर बात करें तो रायसीना की पहाड़ियां, रायसीना की पहाड़ियां। तो इसका आंसर जो हो जाएगा तीसरा नंबर हो जाएगा भाई, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक, रायसीना की पहाड़ियां तक अरावली का विस्तार है ना। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जैसा कि आपको पता है। और अरावली किस युग में इसका निर्माण हुआ? पहला दूसरा क्वेश्चन था प्री कैम्ब्रियन युग में। ठीक है, और ये आज की सीरीज के 15 क्वेश्चंस पूरे होते हैं। आशा करता हूं आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी और इससे जुड़े और अधिक लोगों के साथ शेयर करें, है ना। इस पे जो क्वेश्चंस हम लेके आ रहे हैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, जिससे कि आपके इसमें क्या होता है कि आपने तैयारी भी कर ली है तो भी आप इन क्वेश्चन के आधार पर अच्छी पकड़ बना सकते हैं। अगर आप नए हो या किसी नए स्टार्टअप है तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। ओके, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम अगले वीडियो में और एक नई सीरीज के साथ 15 से 20 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।